हेलो एवरीवन, मेरा नाम संध्या है। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 8 का साइंस। और सबसे पहला चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस चैप्टर में हमें इंट्रोडक्शन कराया गया है साइंस से। हमें साइंस में बताया जाएगा कि ये क्या है, कैसा सब्जेक्ट है और इसके बारे में हमें क्या पढ़ना होता है। तो इंट्रोडक्शन है। Science begins with curiosity. Every scientific discovery start with a simple question. तो ये कह रहा है कि साइंस क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा के साथ शुरू होता है और सभी साइंटिफिक डिस्कवरी एक सिंपल क्वेश्चन के साथ शुरू होते हैं। क्वेश्चंस लाइक व्हाई डज अ पूरी पफ अप और व्हाई डज डू ऑब्जेक्ट फॉल बैक टू द ग्राउंड। क्वेश्चन जैसे में पूरी जो है वो फूलता क्यों है और जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो ग्राउंड पे नीचे ही क्यों गिरते हैं। इनकरेज अस टू इन्वेस्टिगेट द वर्ल्ड अराउंड अस। और ये हमें इनकरेज करता है कि हमारे चारों तरफ जो दुनिया है वो कैसी है ये जानने में। साइंस इज़ नॉट ओनली अबाउट लर्निंग फैक्ट। साइंस में हम सिर्फ लर्निंग फैक्ट के बारे में ही नहीं जानते हैं, बल्कि इट इज़ ऑल्सो अबाउट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इसमें हम ये सब भी जानते हैं नए नए फैक्ट्स के बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। व्हाट इज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, छानबीन। ये क्या होता है? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग आंसर। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चंस, making observation, conducting experiment, recording result and drawing conclusions। तो इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ड्राइंग कंक्लूजन, जो भी कंक्लूजन बाद में रिजल्ट आया है उस पर विचार कर सकते हैं। साइंटिस्ट केयरफुली एग्जामिन एविडेंस बिफोर एक्सेप्टिंग एनी एक्सप्लेनेशन। साइंटिस्ट क्या करते हैं? सावधानी तरीके से अपना जो भी एविडेंस होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन के पहले। जर्नी थ्रू ग्रेड 8 साइंस। तो चलिए अब शुरू होता है कि हमें 8 क्लास में क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली इस चैप्टर में यही बताया गया है कि इस पूरे साइंस के बुक में हमें किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है 8 क्लास में। In grade 8, a student explore microorganisms, health and disease, electricity, force and pressure, matter and particles। तो ये सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं इन सब चीज़ों के बारे में। क्या क्या? स्टूडेंट्स एक्सप्लोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमें सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, हेल्थ के बारे में पढ़ना है और डिजीज़ के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पढ़ना है, बिजली क्या होता है, फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स और प्रेशर भी चैप्टर है तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। मैटर एंड पार्टिकल्स, मैटर और पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ना है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होता है, ये सब केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। लाइट, द मून, इकोसिस्टम। तो लाइट फिजिक्स का चैप्टर है तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है पूरा डिटेल में। द मून, इसके बारे में भी पढ़ना है। सोलर सिस्टम टाइप। इकोसिस्टम, ये बायो का टर्म है, बायो के अंदर पढ़ा जाता है तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। एंड क्लाइमेट चेंज, और हमारा जो जलवायु है, क्लाइमेट, ये कैसे चेंज होता है ये हमें लास्ट चैप्टर में बताया जाएगा। दिस टॉपिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड बोथ टाइनी ऑर्गेनिजम्स एंड लार्ज स्केल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। ये सारे जो टॉपिक्स हैं हमें ये समझने में मदद करेंगे। क्या समझने में? दोनों ही चीज़ों के बारे में, यानी कि छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हेल्थ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और हेल्थ क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव, यानी कि सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जो जीव होते हैं जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। सम आर बेनिफिशियल बिकॉज दे हेल्प इन डाइजेशन, मेडिसिन, प्रोडक्शन। तो ये जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, यानी कि हमारे लिए फ़ायदे होते हैं क्योंकि
वो डाइजेशन में मदद करते हैं और उनसे मेडिसिन भी बनाया जाता है या फिर फूड का प्रिपरेशन किया जाता है। अदर्स कॉज डिजीज, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं, हार्मफुल होते हैं और उनके कारण से डिजीज हो सकती हैं। हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन्स हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड फाइट इन्फेक्शन। तो उस चैप्टर में हमें ये सब भी पढ़ना है कि हम उन पैथोजन से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं। तो हेल्दी फूड यानी कि जो फूड अच्छे होते हैं वो खा सकते हैं हम, और एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेडिसिन, अगर वो इन्फेक्शन हो चुका है हमें उन पैथोजन के वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से, तो हम मेडिसिन ले सकते हैं। वैक्सीन, उसके बाद हमें वैक्सीन के बारे में भी बताया जाता है कि वैक्सीन क्या होता है। हेल्प अस स्टे हेल्दी, तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्दी रहने में मदद करती है और इन्फेक्शन से लड़ती भी है। इलेक्ट्रिसिटी इन एवरीडे लाइफ, अब हमें अगले चैप्टर में ये बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है हमारे रोजमर्रा की जीवन में, एवरीडे लाइफ में। इलेक्ट्रिसिटी इज इसेंशियल इन मॉडर्न लाइफ, तो हमारे मॉडर्न के लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इसेंशियल हो गया है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसके बिना तो कोई काम ही नहीं चल सकता है। The heating effect of electric current is used in heaters, irons and electric kettles। तो जो हीटिंग इफेक्ट है इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी का दो इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, तो इस दोनों के ही बारे में पढ़ना है अलग अलग चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिक करंट का हम यूज कहाँ करते हैं हीटिंग इफेक्ट के तौर पे, तो हीटर्स में, आयरन में और इलेक्ट्रिक केटल में। द मैग्नेटिक इफेक्ट इन यूज्ड इन मोटर, फैंस एंड मशीन्स, और जो इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो मोटर्स में, फैंस में और मशीन्स में। अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी हेल्प अस अप्रोप्रिएट मेनी टेक्नोलॉजीज अराउंड अस, तो हम इलेक्ट्रिसिटी को जब समझते हैं तो हम इसके टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े पैमाने पर हमारे चारों तरफ मौजूद है। अब नेक्स्ट है फोर्स एंड प्रेशर, तो इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं कि फोर्स क्या होता है और प्रेशर क्या होते हैं। इसके बारे में भी हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, और इसी क्लास में फोर्स के बारे में पढ़ना है और प्रेशर के बारे में। फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं और उसका मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन चेंज होता है तो वही होता है फोर्स। यानी कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे बुक है, उसको आपने पुश किया या पुल किया, उसके पोजीशन में जो भी चेंज आया तो वही फोर्स होता है। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर अगर किसी यूनिट एरिया पे आप फोर्स लगाते हैं तो उसी को प्रेशर कहते हैं। यानी कि मान लीजिए 1 मीटर पे आप फोर्स लगा रहे हैं तो उसको प्रेशर कह सकते हैं। और उसमें ये भी पढ़ेंगे कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए जाते हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। प्रेशर डिफरेंसेस इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट वाइंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, जो भी प्रेशर होते हैं उसके एटमॉस्फेयर में अलग अलग परिणाम हैं, जैसे में वाइंड्स, इसके वजह से वाइंड्स हवाएं चलती हैं, स्टॉर्म और साइक्लोन, चक्रवात, ये सब आते रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग फोर्स एंड प्रेशर हेल्प एक्सप्लेन मेनी नेचुरल फिनोमेना, जब हम फोर्स और प्रेशर को पढ़ेंगे तब हम बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना को भी समझेंगे जो भी हमारे अर्थ पे होते रहते हैं, उन सब के बारे में। अगला है मैटर एंड पार्टिकल्स, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, जो भी हमारे चारों तरफ मौजूद है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। जो कोई भी चीज़ हो, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, किसी न किसी छोटे पार्टिकल्स या जीव से मिलकर ही बने होते हैं। जैसे में हमारा बॉडी है, तो हमारा बॉडी भी छोटे, सबसे फंडामेंटल यूनिट जो है वो होता है सेल, सेल से मिलकर बना हुआ है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिसका नाम एटम है, जिसको हम एटम कह सकते हैं। पार्टिकल्स इन सॉलिड्स,
पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो भी सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि पास पास उसके पार्टिकल्स पैक्ड होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, दे कैन मूव अराउंड ईच अदर। जबकि लिक्विड में आप देखते हैं वो फैल सकता है, फ्लो कर सकता है, मूव कर सकता है, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। किसी भी सॉलिड के ऑब्जेक्ट को आप देख लीजिए, वो मूव नहीं करता है। गैसेज में क्या होता है, इन गैसेज पार्टिकल्स मूव फ्रीली। जबकि गैसेज में इसके पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर दूर पे रहते हैं, फिक्स नहीं रहते हैं। तो गैसेज में पार्टिकल्स और ज़्यादा फ्रीली तरीके से मूव कर सकते हैं। दिस पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर एक्सप्लेन्स एनी फिजिकल चेंजेस। और ये जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो फिजिकल चेंज। इसके अंदर फिजिकल चेंज होता रहता है, यानी कि जो आइस है, मान लीजिए वो सॉलिड स्टेट में है तो वो लिक्विड वाले स्टेट में भी आ सकता है। अगला है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो ये अगला नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें हमें पढ़ना है एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में और मिक्सचर के बारे में। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होता है। तो एलिमेंट्स आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, उसमें जो भी 118 टोटल एलिमेंट्स हों, और एलिमेंट्स में मेटल आता है, नॉन मेटल और सेमी मेटल्स आ जाते हैं। तो ये सब होता है एलिमेंट्स। और कंपाउंड में जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या मेटल या नॉन मेटल मिलकर किसी ऑब्जेक्ट को निर्माण करते हैं तो उसी को हम कंपाउंड्स कहते हैं। और मिक्सचर, मिक्सचर यानी कि आपने देखा है जैसे में हो गया पानी और चीनी को घोल ले लेते हैं तो वो मिक्सचर होता है। यानी कि कोई भी दो चीज़ को अगर आप मिक्स करते हैं तो वो मिक्सचर कहलाता है। अब देख लेते हैं टेक्स्ट। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। तो एलिमेंट जो होता है प्योर सब्सटेंस होता है जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ होता है। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंपाउंड। और कंपाउंड कब बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तब कंपाउंड का निर्माण होता है। अ मिक्सचर कंटेन्स सब्सटेंसेस फिजिकली मिक्स टुगेदर। लेकिन जो मिक्सचर है ये प्योर सब्सटेंस में नहीं आता है, ये क्या फिजिकली मिक्स किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने मिक्सचर खाया होगा तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है, तो इसको भी हम मिक्सचर कह सकते हैं। सॉल्यूशन आर ए स्पेशल मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस डिजॉल्व इन अनदर। सॉल्यूशन भी एक तरह का स्पेशल मिक्सचर है जिसमें एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में डिजॉल्व किया जाता है। जैसे सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल ले लीजिए। अलवाय का एग्जांपल अच्छा है जिसमें दो मेटल्स को मिलाकर अलवाय बनाया जाता है। अब है लाइट एंड विजन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है फिजिक्स का, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइट और विजन क्या होता है, यानी कि विजन का मतलब देखना। तो हम जो भी चीज़ों को देख पाते हैं वो लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। लाइट्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम मिरर्स एंड बेंड व्हेन पासिंग थ्रू लेंसेज। तो लाइट को जब हम रिफ्लेक्ट मिरर के पास इंसिडेंट होता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, और जब लेंस के तरफ इंसिडेंट करता है तो वो बेंड करता है। यानी कि ये आप इसको कह सकते हैं रिफ्लेक्शन। मिरर पे रिफ्लेक्शन होता है और लेंस पे रिफ्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये 10th क्लास में या फिर इसी क्लास में आप डिटेल में पढ़ेंगे इसका फिनोमेना क्या होता है, किस तरीके से मिरर्स के लॉ क्या होते हैं, और लेंस में क्या डिफरेंस है, मिरर में क्या डिफरेंस है। Reflection help us see images in mirror while reflection help lens from images। तो जो भी हम रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं मिरर के अंदर, रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज को देख सकते हैं मिरर के अंदर, जबकि रिफ्रैक्शन जब होता है तब हम इमेज को देख सकते हैं लेंस के अंदर। करेक्टिव स्पेक्टेकल्स यूज लेंसेज टू इम्प्रूव विजन। तो जो भी करेक्टिव एक्सपेक्टेकल्स का यूज हम कहाँ करते हैं, तो जब भी किसी का आँख खराब हो जाता है या फिर हमारे आइज के अंदर भी कन्वेक्स लेंस होता है, तो जब वो खराब हो जाता है तब हमें चश्मा पहनना पड़ता है। तो उसमें भी लेंस का इस्तेमाल करके बनाया जाता है चश्मे को, ताकि हमारा विज़न जो है वो इम्प्रूव हो सके। जो भी बूढ़े लोग होते हैं उनमें ये आप देख सकते हैं। मून एंड कैलेंडर्स। तो आगे हम पढ़ेंगे मून के बारे में और कैलेंडर के बारे में। जो भी कैलेंडर आता है वो क्या होता है और मून क्या होता है। द फेजेस ऑफ द मून ऑकर डिफरेंट पोर्शन
of the moon are illuminated as it moves around earth। तो जो भी फेज होता है मून में, आपने जूनियर क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा, फेजेज ऑफ मून के बारे में, यानी कि फुल मून, हाफ मून, तो ये सब होते हैं। तो ये सब फेजेज क्यों होता है मून के अंदर, ये बता रहा है क्योंकि डिफरेंट पोर्शन ऑफ द मून आर इल्यूमिनेटेड, यानी कि जैसे जैसे अर्थ के अराउंड घूमता है मून, वैसे वैसे इसका फेज चेंज होता है, यानी कि जितना उस पर सनलाइट पड़ता है तो उसी के मदद से उसमें फेजेस बनते जाते हैं। इल्यूमिनेट यानी कि ये मून के पास अपना, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसके पास अपना लाइट नहीं होता है और ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। ऑब्जर्वेशंस ऑफ द मून हेल्प्ड असाइंड सिविलाइजेशन, डेवलप कैलेंडर एंड मेजर टाइम। तो हम मून की वजह से ये सब कर सकते हैं क्या, तो ऑब्जर्वेशन, मून को ऑब्जर्व करके क्या कर सकते हैं, ये हमें हेल्प करता है एशियंट सिविलाइजेशन, यानी कि प्राचीन समय में जो भी सभ्यता थी उसको दर्शा सकता है, और इसी के सहायता से कैलेंडर का निर्माण हुआ है और हम इसी के वजह से टाइम को मेजर करते हैं, यानी कि जो भी घड़ियां हैं उसके उसमें मून को देखकर ही टाइम को मेजर किया गया है। आगे है इकोसिस्टम्स एंड क्लाइमेट। तो ये बायो का टर्म है, इसमें देख लेते हैं इकोसिस्टम क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट। तो इकोसिस्टम क्या होता है, ये ऐसा सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि मिले जुले रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और इसमें सिर्फ लिविंग थिंग्स ही नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स भी आ सकते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स पर भी डिपेंड रह सकता है। जो भी इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्वायरमेंट पर निर्भर रहते हैं। अर्थ सपोर्ट लाइफ बिकॉज इट हैज़ वाटर, एयर एंड सुटेबल टेम्परेचर। तो अर्थ हमारा लाइफ को सपोर्ट करता है, आपको पता है, क्योंकि इसके पास वाटर है, एयर है और सुटेबल टेम्परेचर्स हैं। वाटर की वजह से, एयर की वजह से, और इसका जो टेम्परेचर है सूटेबल है, हमारे लिए सही है, नॉर्मल है, इसके वजह से हम इस पे रह पाते हैं। बाकी प्लानेट को आप देखते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत गर्म, या किसी प्लानेट का टेम्परेचर बहुत लो, इसकी वजह से हम उस पे नहीं रह सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन डिस्टर्ब दिस बैलेंस एंड कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। और ये इकोसिस्टम जो भी है, क्लाइमेट चेंज ये क्यों होता है, तो आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गई हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होते हैं तो ये सब डिस्टर्ब कर सकते हैं नेचुरल एक्टिविटीज़ को, और ये क्लाइमेट हमारा बदल जाता है। यानी कि पहले जो अर्थ था इसका टेम्परेचर थोड़ा लो था, अभी टेक्नोलॉजी की वजह से इसका टेम्परेचर अब बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहे हैं, बहुत सारे, जैसे में फ्रीज होता है, तो इस तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं तो उससे जो अभी हार्मफुल गैसेज निकलता है तो उससे हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ सकता है। सबसे ज़्यादा जो गैस से बढ़ता है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एग्जाम्पल। तो इन एग्जाम्पल के तरह से हम अब समझते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को। पूरी एक्सपेरिमेंट, तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं पूरी के ही बारे में। साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट एवरीडे ऑब्जर्वेशन। तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं एवरीडे ऑब्जर्वेशन को, टू स्टडी व्हाई अ पूरी पफ अप। वो स्टडी करते हैं कि एक पूरी जो है फूलता क्यों है। वी कैन चेंज फैक्टर्स सच एज डो, थिकनेस, फ्लोर टाइप। तो ये सब हम देख सकते हैं। तो ये सब किसके वजह से फूलता है, ये सब फैक्टर को देख सकते हैं, यानी कि फैक्टर को चेंज होने की वजह से, सच एज डो, जो भी डो होता है, लोई होता है, उसके थिकनेस की वजह से, फ्लोर का टाइप, यानी कि कौन सा आटा आपने लिया है, इस पर भी डिपेंड कर सकते हैं। ऑयल टेम्परेचर, ऑयल का जो टेम्परेचर है वो कितना है, इस पर भी निर्भर है। एंड फ्राइंग मेथड, आप किस तरीके से उसको फ्राई कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। वी देन ऑब्जर्व वेदर द पूरी पफ अप। उसके बाद हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पूरी फूलता कैसे है। हाउ लॉन्ग इट टेक्स, और ये कितना टाइम लेता है। एंड व्हाट कंडीशन अफेक्ट द रिजल्ट, और कौन सा कंडीशन जो है वो रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है, यानी कि किस कंडीशन में पूरी नहीं फूलेगा या ज़्यादा फूलेगा, इसके बारे में बात कर रहा है। इम्पोर्टेंट रूल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स।
इम्पोर्टेंट रूल्स क्या होते हैं एक्सपेरिमेंट के, देख लीजिए आप कि एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या रूल को ध्यान में रखना होता है और क्या महत्वपूर्ण रूल्स होते हैं। अ साइंटिस्ट शुड चेंज ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम व्हाइल कीपिंग ऑल अदर कंडीशन कांस्टेंट। एक साइंटिस्ट जो होता है उसको एक ही वेरिएबल टाइम पे एक ही चीज को चेंज करना चाहिए, बाकी वाइल कीपिंग ऑल कंडीशन कांस्टेंट, बाकी सारे ही कंडीशन को कांस्टेंट रखना चाहिए यानी कि स्थिर। दिस मेक्स इट इजियर टू आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलर फैक्टर, और ये हमें आसानी से आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकता है क्या चीज़, तो इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलर फैक्टर यानी कि फैक्टर जो भी आया है उसको आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकता है। अब देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, की टर्म्स क्या क्या हैं। क्यूरियोसिटी, यानी कि इस चैप्टर में यही क्यूरियोसिटी जगाया गया है कि पूरे साइंस को पढ़ना है क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा से। क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, इस सब के बारे में। डिजायर टू नो मोर, यानी कि इसमें हमें हमारा जो डिजायर है, इच्छा है, वो और ज़्यादा जानने के बारे में सोचेगा, हमारा इच्छा यानी कि जागृत होगा। ऑब्जर्वेशन, केयरफुल एग्जामिनेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, यानी कि जो भी बाद में रिजल्ट आता है उसको केयरफुल तरीके से एग्जामिन करना या फिर ऑब्जर्व करना। एक्सपेरिमेंट, यानी कि हम जो भी सेटअप लगाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये सब होते हैं। अ टेस्ट टू फाइंड आंसर, यानी कि एक टेस्ट किया जाता है हमारा आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। फोर्स, फोर्स क्या होता है ये भी हमने पढ़ा है। अ पुश और पुल, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करते हैं तो वही फोर्स होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, यानी कि प्रेशर उसको कहते हैं जब फोर्स को किसी यूनिट एरिया पे लगाया जाता है तो वो स्पेसिफिक प्रेशर कहा जाता है उसको। इकोसिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है। इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच का इंटरेक्शन को कहा जाता है इकोसिस्टम, यानी कि उनके बीच का तालमेल। चलिए अब चैप्टर के समरी को देख लेते हैं। साइंस तो जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है वही समरी होता है, एक बार समराइज कर लेते हैं। साइंस बिगिंस विथ क्यूरियोसिटी, साइंस हमेशा क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा के साथ शुरू होता है। थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन, तो एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा और इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें सब कुछ आपको करने को मिलेगा। वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, और हम इसके मदद से जो भी हमारे चारों तरफ है, हमारा पूरी दुनिया जो है उसको हम समझ सकते हैं। साइंटिफिक थिंकिंग हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम, और जो भी साइंटिफिक थिंकिंग होती है वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमेना, और ये एक्सप्लेन करता है कि नेचुरल फिनोमेना क्या होते हैं। एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर अ बेटर फ्यूचर, और ये हमें डिसीजन लेने में भी मदद करता है हमारे बेटर फ्यूचर के लिए। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और बस इतना ही था, छोटा सा चैप्टर, और इससे उतना क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, बस ये साइंस के बारे में परिचय कराया जाता है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको और वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर मेरे से कमेंट में बता सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, पूछ सकते हैं।